जी, क्या हालचाल। स्वागत है एक नए वीडियो में IQ वॉइस चैनल पे। एक नए जोश के साथ हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हुए सीधा टॉपिक में देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा LRDA डिस्कशन के बारे में। क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे आज की वीडियो में, एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको मैं देना चाहूँगा। सबसे पहले सिलेबस क्या है। कैट का सिलेबस हमने अपनी लास्ट क्वांट्स की वीडियो थी उसमें देखा था, आप चाहे तो उसको जाके देख सकते हैं। DILR का पर्टिकुलरली क्या सिलेबस है, कितने स्कोर का पेपर आता है, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल क्या ट्रेंड रहता है, लास्ट ईयर क्या था, किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या नोट्स बनाने चाहिए, कैसे बनाने चाहिए, क्या लर्निंग्स है मेरी इस सब्जेक्ट को लेके, और इन सभी बातों पे आज एक इन डेप्थ डिस्कशन करना चाहूँगा। एक बहुत ही बड़ी, इनफैक्ट बिग लिखना पड़ेगा, एक काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट है आज की वीडियो के लास्ट में। तो हमारे साथ बने रहें, वीडियो को एंड तक देखें और आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे कैट के सिलेबस की। कैट का सिलेबस हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, जो कि आपको इसी चैनल पे मिलेगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से है। दूसरा, आज हम अपने LRDI के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। अभी सिर्फ सिलेबस देख रहे हैं, क्या रहता है, कैसे रहता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास दो पार्ट्स हैं। एक लॉजिकल रीजनिंग का है, LR बोलते हैं, एक डेटा इंटरप्रिटेशन का है, उसको DI बोलते हैं। समझे नहीं भैया, एक बार आप बता दो कि इसमें होता क्या है। देखो, लॉजिकल रीजनिंग हमारा मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट है, जिसमें हमको बेसिकली कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ क्लूज मिलेंगे। मान लो 1 2 3 4 कुछ पॉइंट्स मिले, हमको बोलेगा कि इनके बेसिस पे हमें बताओ, कोई अरेंजमेंट करो, कोई टेबल फिलिंग करो, है ना। ये सब हमें कंडीशंस दी जाएंगी। तो पहली वैरायटी हमारी अरेंजमेंट। इसमें सर्कुलर आ गया, लीनियर आ गया और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब हाइब्रिड हो सकती है, मिक्स हो सकती है सर्कुलर और लीनियर की। ठीक है, लीनियर मतलब एक लाइन में सब बैठे हैं, सब नॉर्थ में देख रहे हैं, है ना। सर्कुलर में हमारा एंड मतलब एक सर्कल में लोग बैठे हैं, अंदर देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, हर तरह के केस बन सकते हैं। फिर पजल्स आती हैं। सेकंड, पजल्स मतलब ये किसी भी तरह की हो सकती हैं। यहाँ फ्लोर पे यहाँ अलग अलग वैरायटी आपको दिख रही है कि सीटिंग अरेंजमेंट, ये तो देखो इसने यही लिख दिया, फिर से AI है, कुछ भी कर सकता है ना। फिर स्केड्यूलिंग पजल्स बहुत आती हैं, जैसे कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, आर्टिस्ट है ना, फ्रीलांसर है, सबको एक रूम में आना है अलग अलग टाइम पे, तो स्केड्यूल करो 9 बजे से लेके 12 बजे तक। 9 बजे से लेके 12 बजे तक अलग अलग टाइम पे सबको एंट्री लेनी है, तो स्केड्यूल करा सकता है। कह सकता है कि हमारे पास लेक्चर्स होने हैं, इतने सेमिनार रूम्स हैं, तो आप उनको प्लेस करो, है ना। फिर ब्लड रिलेशंस आपको ज़्यादातर कैट में देखने को नहीं मिलेगा। देखो, कुछ टॉपिक हैं, जैसे पहला ब्लड रिलेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर और क्यूब्स। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको ओमेट्स में, ओमेट मतलब भैया, ओमेट मतलब आता है आपका अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट, उनमें आपको देखने को मिलेंगे। मतलब एनमैट, बहुत सारे हैं, एनमैट, स्नैप और जैट, ये 3 आपके मेन ओमेट्स हैं। इनमें आपको ये वाले वैरायटी देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी के लिए इनको हटा देते हैं और अपनी वीडियो में आगे चलते हैं। क्लॉक्स एंड कैलेंडर पे मैंने लास्ट ईयर भी वीडियो बनाया था, अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपको वो भेज दूंगा। ठीक है, वेन डायग्राम हमारे इसका बहुत ज़रूरी एक पार्ट है। वेन डायग्राम में क्या है कि देखो, 2 सेट वेन डायग्राम, 2 सेट नहीं, ये 2 वेरिएबल है। ओहो, मैं आपको थोड़ा सा लिख के बताता हूँ। ये क्या है ना, AI अपने मर्जी से करता रहता है। 2 वेरिएबल वेन डायग्राम, ठीक है। यही 3 वेरिएबल भी आ सकता है, 4 वेरिएबल भी, 5 वेरिएबल भी। क्या बात कर रहे हो भैया, 3 वेरिएबल से आगे तो पढ़ा ही नहीं। आपने बचपन में सीखा है 2 वेरिएबल वेन डायग्राम। हिंदुस्तान टाइम्स कितने पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया कितने पढ़ते हैं, है ना। टी एंड कॉफ़ी का हम सब ने पढ़ रखा है। इन्हीं का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसान है, एक बार सीखने की देर है ना। ट्रूथ एंड लाइक अलग टॉपिक है, ये भी हमारा ओमेट्स में आने की ज़्यादा चांस है ना। लॉजिकल, ये अपना बेसिक, देखो 2 बार लिख दिया, तो ये अपना बेसिक सिलेबस है। बाकी पजल्स आपका ब्लड रिलेशन, फैमिली ट्री, रिलेशनशिप, डायरेक्शन, ये भी आपका ओमेट्स में आने के ही चांस बनते हैं, है ना। रूट्स एंड नेटवर्क, गेम्स एंड टूर्नामेंट, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको कैट में आने की
काफ़ी हाई संभावना रखते हैं। खासकर रूट्स एंड नेटवर्क पे 2024 में भी क्वेश्चन, 2023 में भी क्वेश्चन था। और कॉइन पिकिंग ऐसा टॉपिक है जो मॉक्स का फेवरेट है। मॉक्स में आपको बार बार ये टॉपिक दिखेगा, कॉइन पिकिंग। अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से यूट्यूब पे फ्री में इसका कंटेंट थोड़ा कम है, तो इन पे मैं वीडियो लेके ज़रूर आ सकता हूँ, है ना। हमको क्या करना है, और बाकी देखो मिसलेनियस एलआर है और टेबल विद मिसिंग डेटा है, सुडोकू टाइप हो गया है ना, सुडोकू फिलिंग, ये सब आपको कैट में बारी बारी देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा ओवरऑल सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। एक बार डीआई के सिलेबस की बात कर ले। डीआई में देखो डेटा इंटरप्रिटेशन फील्ड ही पूरी, आपको आगे जाओगे एमबीए में बिजनेस एनालिटिक्स करोगे, डेटा एनालिटिक्स करोगे, एनालिटिक्स की फील्ड है। एनालिटिक्स की फील्ड मतलब डेटा को यूज़ करना है उसको। अब देखो डेटा क्या है, हमने देख लिया एक टेबल में हज़ारों लाइन में डेटा पड़ा है, पर उसको इंटरप्रेट भी तो करा जाए, उसको समझा भी तो जाए कि यार इसमें है क्या, इससे मैं क्या इन्फ्रेंस निकालूं। तो ये पूरी जो डेटा एनालिस्ट की फील्ड है जो आपको आगे देखने को मिलेगी, आगे आपको बहुत बार इसका जिक्र मिलेगा। बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, इनका काम ही क्या है? इनका काम है कि यार इस डेटा को देख के हम कुछ नहीं समझ पा रहे, क्यों ना हम डेटा को इस तरह से बताएं कि मान लो हमारा डेटा अगर इस तरह से है कि भाई मान लो कैब डेटा है ना, हमारा कैब डेटा है, इसमें उसने बता रखा है कि एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, है ना। लो मैं इसको और थोड़ा सा आपको क्लियर करके बता देता हूँ। एनालिसिस की फील्ड क्या कहती है? एनालिसिस की फील्ड कहती है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटा है, उसमें हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। मान लो 4 लोगों की इन्फॉर्मेशन है, ऐसी बहुत सारी हैं। मान लो कैब का हमने डेटा डिस्कस किया कि कितने लोग हैं, है ना। अब एक ऑफिस से कितनी कैब निकली, कितने बजे निकली, एक कैब में जनरली कितने लोग हैं, है ना, नंबर ऑफ पीपल आ गया, और कौन से डे पे कितनी कैब्स का यूज़ है। तो इन सब डेटा की वजह से हमको डेटा तो मिल गया, पर हम इसको एनालाइज कैसे करें? तो इसके लिए तरह तरह के ग्राफ्स, तरह तरह की रिप्रेजेंटेशन बनाई जाती है जो हमें अपने इसमें देखने को मिलेगी। और डेटा इंटरप्रिटेशन का फील्ड देखो कैट 2024 में भयंकर डेटा एनालिस्ट डीआई आया था, है ना। कैट 2025 में भयंकर डीआई आया था, तो इसको हम स्किप नहीं कर सकते। स्किप करने ऐसा है भी नहीं, हमको समझना है। जैसे हम इसको बचपन से समझ रहे हैं। कैसे? मान लो पिज़्ज़ा आया, 5 पीस हैं, या मान लो 6 पीस हैं, ठीक है। अब सबके पास कितने % का पिज़्ज़ा है? अगर मान लो ये सब बराबर बराबर बटे हैं, है ना, तो हमको पता होना चाहिए 1/6 पोर्शन सबके पास आया, मतलब 16.67% पिज़्ज़ा का हिस्सा सबके पास आया। तो पिज़्ज़ा हम बचपन से खा रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ों का हमें आइडिया होना चाहिए कि कौन सा ग्राफ किस तरह का रिप्रेजेंटेशन देता है। सबसे पहले आगे डेटा टेबल। डेटा टेबल मतलब सिंपल टेबल मिलेगी, उसमें डेटा बताएगा कि मान लो एक कंट्री की इकोनॉमिक्स को लेके हो सकता है कि कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया, कितना उसका जीडीपी था, कितना उसमें जीडीपी में इंक्रीज आया, कितनी पॉपुलेशन थी, जीडीपी पर कैपिटा निकालेंगे, है ना। हमारा जीडीपी पर कैपिटा इंक्रीज भी हुआ है लास्ट ईयर 7% से, वो सब बात की बात। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस टेबल, मतलब इसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। फिर डेटा चेंज ओवर पीरियड, है ना, ये एक टॉपिक है। उसके बाद ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हैं। हमको महारत ही हासिल नहीं करनी इन टॉपिक्स में, हमको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि भाई लाइन ग्राफ क्या होता है। अच्छा, लाइन ग्राफ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लाइन ग्राफ, टेम्परेचर का डेटा आपको इस तरह से मिलेगा, आपको और भी चीज़ों का मिल सकता है, पर टेम्परेचर का ज़्यादातर देखने को मिलेगा। बार ग्राफ सबसे कॉमन है, ये भी आपका बार ग्राफ बना है, ये बार ग्राफ बने हैं, ये भी बार ग्राफ बने हैं, है ना। एक सेकेंड, बार ग्राफ में हमको कौन सा डेटा देखने को मिलता है? मैं कहता हूँ यार किसी भी चीज़ को हम बार ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आर यूज़ केस। कि 2 एक्सेस है हमारे पास, और मान लो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, हम कह सकते हैं कितने लोग हमारे वीडियो को देखने आए। मंडे को मान लो 100 लोग आए, ट्यूसडे को मान लो 150 लोग आए, 160 आए, 140 आए, है ना। ऐसे करके हम डेटा, अब आप इसी की टिप्स को पकड़ के चाहो तो ये लाइन ग्राफ बन गया, है ना। पाई चार्ट तो हम बचपन से देख ही रहे हैं, मैंने आपको बताया भी। अब आप कहाँ देखते हो? हमारी जीडीपी के टर्म्स में बहुत बात होती है कि मान लो सरकार ने 100 रुपये कमाए, तो उसको 24 रुपये आए कॉरपोरेट टैक्स से, 22 रुपये आए जीएसटी से,
और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रपोर्शन में कितने कितने रुपयों से किस किस देश से है। हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट, एरिया चार्ट, हीट मैप, ये सब भी एक नए तरह के ग्राफ हैं। स्कैटर प्लॉट आपका सिंपल रहता है कि कितना स्कैटर्ड है लाइन के इस तरफ और इस तरफ, कितनी हमारे पास वेरिएबल पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको तरह तरह का डेटा दे सकता है कि मान लो ये हमारी एवरेज रेनफॉल हुई, इससे कम रेनफॉल वाले दिन, इससे ज़्यादा रेनफॉल वाले कितनी कितनी रेनफॉल हुई, है ना। ये हम अपनी स्टेट्स की पॉपुलेशन भी कंसिडर कर सकते हैं। हीट मैप एक नया तरह का ग्राफ है। ये आपने पता नहीं देखा होगा कि नहीं, पर मान लो हम टॉप 500 कंपनी जो इंडिया की है उनका हीट मैप बनाए, तो इसमें एरिया के हिसाब से आ जाता है। मान लो जो फर्स्ट कंपनी है कौन सी है, रिलायंस, तो रिलायंस के पास सबसे बड़ा एरिया होगा, उसके बाद उससे छोटा एरिया सेकंड के पास, थर्ड के पास, फोर्थ के पास, यहीं पे छोटी सी मान लो 8th नंबर भी आ जाएगी, है ना। इस तरह का एक ग्राफ होता है। उसके बाद आपका डेटा सफिशिएंसी, एनालिटिकल रीजनिंग, मिसलेनियस, तो आप चाहो तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन का, ये हमारा वेन डायग्राम के अंदर ही आ जाता है ज़्यादातर, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम इसमें पढ़ते हैं, है ना। चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मान लो कि 5 लड़के हैं, या मान लो 5 तरह की हमारे पास चॉकलेट्स हैं, है ना। मान लेते हैं किट कैट है, डेयरी मिल्क है ना। उसके बाद और कौन सी होती है, मंच हो गई, है ना, पर्क हो गई, और बताओ, और मिल्की बार हो गई, ठीक है। अब हमारे पास क्लास में 100 बच्चे हैं, C1 से C100, तो आपको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि हर बच्चे पे मिनिमम 1 आए, और मैक्सिमम कितनी, मतलब ऐसे मैक्सिमम कितने बच्चे हो सकते हैं इनको सारी मिल जाए, है ना। तो हम सबको पहले 1-1 दे देंगे, तो हमारे पास 100 तो पहले ही ख़त्म हो गई। फिर मान लो, अच्छा वो हमको बताएगा कि टोटल चॉकलेट्स कितनी हैं। मान लो उसने बोला कि भाई 200 है, तो हमने कहा कि भाई अच्छा 100 तो बढ़ गई, तो अब कितनी बची, 100 ही और बची। तो हम क्या बोलेंगे, अब हमको मैक्सिमम बांटनी है, 4, इसको 4 और दे दी, 4 और दे दी, कहाँ तक दे सकते हैं, 25 बजाने तक हम दे सकते हैं। तो वो 25 हमसे पूछ रहा है, हमसे वो क्या निकलवाना चाह रहा है, 25 ऐसा आंसर निकलवाना चाह रहा है। तो इन सब चीज़ों को और डेप्थ में पढ़ा जा सकता है। बहुत इनमें बारीकियाँ बनती हैं कि क्या क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है ना। आपको क्या करना है, मैं अभी आगे डिस्कस करता हूँ किस तरह से इन चीज़ों को पढ़ना है। एक बार मैं इसको सबको ही मिटा देता हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सिलेबस का जो मैंने लिखा था उसका लेना है तो आपके पास पहले से वो है ना। आगे चलते हैं अपना सेकंड पार्ट पे, जो कि है पास्ट ईयर एनालिसिस। देखो पास्ट ईयर एनालिसिस क्या है कि हमको एक बात समझनी पड़ेगी, जो हमारे कैट में DILR आता है, पहले वो कंसिस्टेंट नहीं था। कंसिस्टेंट मतलब, पहले देखो आप 2019-20 के पेपर देखोगे तो आपको 8 सेट मिलेंगे, एक ही पेपर में 8 सेट। हाँ भाई, तब 1 घंटे का पेपर होता था, है ना। उसके बाद से क्या होने लगा, जब कोविड आया तो इन 3 साल 21 से 23 तक हमारा जो पेपर है वो मात्र मतलब DILR वाला पोर्शन 60 नंबर का रह गया। 60 नंबर का कैसे था कि 4 सेट आते थे, सब में 5 क्वेश्चन होते थे, तो 20 क्वेश्चन टोटल आते थे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 60 नंबर का हमारा पेपर था, ठीक है। 24 से क्या हुआ, 24 और 25 में हमारा पैटर्न बदल गया। और हमारा पैटर्न कैसे बदला कि अब हमारे पास 2 सेट ऐसे आते हैं जिसमें 5 क्वेश्चन हैं, तो यहाँ से 10 क्वेश्चन आ गए। 3 सेट ऐसे आते हैं जिसमें 4 क्वेश्चन हैं, तो यहाँ से 12 क्वेश्चन हो गए। टोटल में 22 क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो हमारा पैटर्न 24-25 में चेंज हुआ, ठीक है। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि कितना स्कोर लगभग बच्चे ला रहे हैं, क्या क्या स्कोर वर्सेस परसेंटाइल का हमारा कर्व क्या कहता है, ठीक है। 90th परसेंटाइल से स्टार्ट करते हैं कि 90 परसेंटाइल कितने मार्क्स पे बन रही है। तो हम देख रहे हैं कि यार लगभग अगर हम एक सेट बना रहे हैं, है ना, मान लो एक सेट हमने बनाया 5 क्वेश्चन वाला, तो पास दिया 15 नंबर प्लस कुछ नंबर और लाने पड़े। 24 में थोड़ा सा पेपर आसान आ गया था, आसान नहीं, DI पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, थोड़े से चेंजेस हुए। 5 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन वाले सेट आए, 4 क्वेश्चन वाले थोड़े ईजी निकल गए, इसके चारों नहीं तो 2 या 3 क्वेश्चंस तो सब लोग बना रहे थे, है ना। तो कहीं ना कहीं स्कोर लाना थोड़ा इजी हो गया इस साल, है ना। और वरना आप देखोगे 16, 17
20 नंबर पे 90 परसेंटाइल आपकी बन रही है। ये 20 बन रही है जब 78 का पेपर है, इस बात का ध्यान रखना, है ना। 21 में 20 पे बनी और 17 नंबर पे आपकी 90 परसेंटाइल बनी 2022 में 16 पे। मतलब लगभग हमको एक सेट तो यार करके आना ही आना है पेपर में किसी भी हालत में। हमने एक सेट अगर बना लिया तो हम कट ऑफ आराम से क्लियर कर देंगे, चाहे वो कोई सा भी साल हो। एक सेट बनाने पे हमारी कट ऑफ क्लियर हो रही है। 2025 में क्या हुआ वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, उसका वेट करो, है ना। हम क्या देख रहे हैं कि यार अगर हमने 6 नंबर बढ़ा लिए, अगर हमने 4 नंबर बढ़ा लिए, अगर हमने 7 नंबर बढ़ा लिए, 3 नंबर बढ़ा लिए और यहाँ से फिर से 6 नंबर बढ़ा लिए, तो यार हम देख रहे हैं मात्र, देखो सबसे ज़्यादा दुख इस बच्चे को होता है। इसको क्यों होता है कि यार मात्र 2 क्वेश्चन ठीक करें, हमारा ब्रैकेट ही बदल गया। हम 90 परसेंटाइलर थे, हम 95 परसेंटाइलर बन सकते थे। तो सिली मिस्टेक्स हम अफोर्ड नहीं कर सकते। LRDI ऐसा सेक्शन है जिसमें हम 100% एक्यूरेसी पे खेल सकते हैं। जितना सॉल्व हुआ सारे ही ठीक हो गए, है ना। LRDI में ऐसा 100% हो सकता है, कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, टीटा क्वेश्चन में मार्क करेंगे, टीटा क्वेश्चन मैं आपको आगे बता दूंगा, है ना। तो हमको 6, मतलब हमने यार 2 क्वेश्चन और ठीक करे, 1 क्वेश्चन और ठीक करा। ज़्यादातर क्या होता है LRDI में कि यार मान लो 1 सेट सॉल्व हुआ या 2 सेट सॉल्व हुए, बीच में कुछ नहीं हुआ, तो सीधा कई बार आपको जो क्लस्टरिंग देखने को मिलेगी। क्लस्टरिंग समझ रहे हो? मान लो 15 नंबर लाने वाले, 20 नंबर लाने वाले, 25 लाने वाले और 30 लाने वाले, आपका 1 सेट सॉल्व हुआ यहाँ पे हो, तो यहाँ पे बहुत बच्चे हैं, फिर ये घट गए, ये घट गए, ये घट गए, फिर से यहाँ पे बच्चे बढ़ गए। तो या तो 1 सेट सॉल्व हुआ या 2 सेट सॉल्व हुए, बीच में कुछ नहीं। तो थोड़ा सा इसलिए आपको देखो यहाँ पे ग्रोथ काफ़ी देखने को मिल रही है और यहाँ भी ग्रोथ काफ़ी देखने को मिल रही है ना। तो ये सब एक बात है। तो अपना एम क्या है? अपना एम हम ये बना सकते हैं कि यार हमको 1 सेट तो बना के आना ही आना है। 40 मिनट का टाइम है। सुनने में आसान लग रहा होगा, एक ही सेट बनाना है, बट ट्रस्ट मी, जब आपके सामने 5 सेट होंगे, उसमें से आपने एक चूज़ किया, वो नहीं बना, तो आपका दिमाग इसमें नहीं लगेगा कि मैं बचे हुए 30 मिनट लगाऊं, इसी को पूरा करूं। आप सोचो यार क्या पता आगे क्या आसान हो। ये जो पैनिक है, ये जो हम हड़बड़ा जाते हैं, जो हम डिसाइड नहीं कर पाते, यही वो फ़र्क है जिससे हम एक सेट से जो जना एक बना रहा है वो 2 पे जाने से रह जाता है। इसी के ऊपर हमको काम करना है और यही हमारा एक लर्निंग मैकेनिज़्म है। इस साल की हमारी जो अप्रोच है वो यही रहेगी कि हम हड़बड़ाए ना। 2 सेट बन रहे हैं 2 ही बनाए, 1 बन रहा है 1 ही बनाए। सारे करने जाएंगे तो हो सकता है हम कहीं के भी ना रहें, है ना। तो इस बात को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और आगे अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। 2025 की अगर हम बात करें, है ना, देखो क्या हो रहा है 2025 में। ये तो ओवरऑल है, मतलब टोटल स्कोर है आपका। ये आपका DILR है। DILR फिर से 66 का था, मतलब 5 क्वेश्चन के 2 सेट प्लस 4 क्वेश्चन के 3 सेट, ठीक है। DILR के जो 3 स्लॉट था, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 1 और 3 में बच्चे स्कोर नहीं कर पाए। DILR का थोड़ा अलग ही हिसाब आया, थोड़ा डिफिकल्ट पेपर आया। आप देख रहे हो कि 70% बच्चे जिन्होंने पेपर लिखा उनके 9 नंबर भी नहीं बने, है ना। तो हलवा पेपर नहीं आया था, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 23 नंबर पे 2024 में 90 परसेंटाइल है। आप 23 नंबर यहाँ लेके आओगे तो आप लगभग 97 परसेंटाइल पे खड़े हो, ठीक है। आप देख सकते हो जो जंप आ रहा है। 95 परसेंटाइल 21 नंबर पे है, 16 नंबर पे 90 परसेंटाइल है। यहाँ पे आप 16 लाते तो पता नहीं शायद 80 पे ही, 80 या उससे कम पे ही रह जाते हैं, है ना। तो हमको ऐसा नहीं सोचना कि यार हमारा से नहीं हुआ, हमारा पेपर ख़राब जा रहा है। हो सकता है पेपर टफ आया हो, लोग नहीं कर पा रहे, ऐसा हो सकता है, जो हमने 2025 में बहुत एविडेंटली देखा, है ना। हमको यह करना है, अपनी वही स्ट्रैटेजी रखनी है, एक सेट हम बनाएं और ढंग से बनाएं, ठीक है। ये 80 परसेंटाइल 85, तो वही मतलब लगभग 15 नंबर, मतलब एक सेट बना, ठीक है। इस साल हम अगर बना लेते तो सीधा 90 परसेंटाइल पे आते, है ना। और
यही इससे मैं आपको बताना चाहूँगा। फिर टोटल स्कोर आप देख सकते हैं, टोटल स्कोर कैसे वैरी किया। टोटल स्कोर 90 परसेंटाइल आपकी लगभग 51 नंबर पे थी, 95 वही 62 पे थी। तो कितने का जंप आया, लगभग माने तो 11 नंबर का, है ना। उसके बाद अगला जंप कितने पे आया, 97 परसेंटाइल आ रही है हमारी, 8 नंबर का लगभग इंक्रीज। तो अब आप ये देखो कि आप अगर 90 परसेंटाइल हो वर्सेज आप 95 परसेंटाइल हो, आप एक काम करना, आप खुद अपना चैट जीपीटी खोलना, क्लाउड खोलना, उससे आप पूछना कि व्हाट ऑल, अपनी प्रोफाइल उस पर लिखो। प्रोफाइल मतलब अपना 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, ग्रेजुएशन के मार्क्स, अपना कैटेगरी लिखो, अपना मेल फीमेल लिखो, है ना, इंजीनियर नॉन इंजीनियर लिखो। उसको पूछो कि क्या मेरी अगर 95 परसेंटाइल आती है तो मेरे को कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे, और अगर मेरी 90 परसेंटाइल आती है तो कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि यार अगर मैं बस 3 क्वेश्चन पेपर में और ठीक कर लूँ तो मेरे इतने सारे कॉलेज के ऑप्शन खुल जाएंगे, है ना। तो इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट मत करो, ये चीज़ बाद में बहुत दुख देती है। तो आज से ही इस पर काम करना है। और इतना ही था मेरे पास एनालिसिस में आपको बताने के लिए। फिलहाल हम अपने थर्ड टॉपिक पर बात करते हैं, जो कि है कैसे पढ़ा जाए, और नोट्स अगर बनाने भी हैं तो किस तरह से बनाया जाए। देखो, LRDI हमारा जो एज अ टॉपिक है ना, LRDI हमारा एक स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है। स्किल बेस्ड सब्जेक्ट मतलब स्किल बेस्ड होता है कि यार मान लो हम कार चलाना सीख रहे हैं, है ना, ड्राइंग पे ध्यान मत देना, बट मान लो हम कार चलाना सीख रहे हैं, तो हमने स्टार्टिंग में खूब मेहनत करी, हमने बहुत अच्छे से गाड़ी चलाई, हमने सीख ली, एक बार हमको चलानी आ गई। अब क्या हो रहा है कि मान लो हम अगर बीच में कुछ टाइम, मान लेते 6 महीना 1 साल भी अगर हम गाड़ी ना चलाएं, फिर हमसे कोई कहे कि यार अब गाड़ी चलाओ, क्या हम चला लेंगे? कि हाँ यार हम तो डेफिनेटली चला लेंगे, गाड़ी चलाना कोई भूलता है। सेम LRDI है, इसको क्या है, बिल्ड करने में टाइम लगता है, बट एक बार हमसे अगर बिल्ड हो जाए, हमने क्रैक कर लिया कि यार सेट को कैसे पढ़ना है, सेट को कैसे नोट करना है, तो हमारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा। अच्छा, स्किल बेस्ड है, हमको मतलब समझ आ गया स्किल बेस्ड क्या होता है। पर स्किल बेस्ड है तो क्या हमें स्किल बिल्ड भी तो करना जाने, हम स्किल को बिल्ड कैसे करें? स्किल को बिल्ड करने का एक ही तरीका है। पहला, हमको देखो 3-4 काम करने हैं। पहला काम कि हमको सारे टॉपिक्स एक बार टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है ना, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ने हैं। मतलब कि हमको यार एक बार एक अंडरस्टैंडिंग हो कि सीटिंग अरेंजमेंट क्या है ना, कि सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, इसमें हमारा फ्लोर बेस्ड पजल किसको कहते हैं, वेन डायग्राम होता क्या है, किस तरह से इनकी क्वेश्चंस बनती है, ट्रूथ एंड लाई में होता क्या है ना, उसके बाद हमारा रूट्स एंड नेटवर्क में होता क्या है, कॉइन पिकिंग टॉपिक क्या है। मतलब एक बार हमें बेसिक आइडिया लगे। ये करते करते आपके मेरे ख्याल से 200 सेट्स हो जाएंगे। इससे आपको एक फेयर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी सब्जेक्ट की। अगर हम फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी दिन हमारा ऐसा ना जाए कि यार हम 3 से 4 सेट भी डेली ना करें, मतलब ये मिनिमम है। तो आपको बेसिक बिल्ड करने में अपने लगभग 50 दिन लग जाएंगे, है ना। नेक्स्ट हमारा टारगेट ये हो सकता है कि यार हम कैसे अपना लेवल बढ़ाएं, कैसे जो मिक्स सेट्स आते हैं उनको टारगेट करें और उन पे अपना जो बेस है उसको बनाएं, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि जब हमें 200 सेट सीख भी रहे हैं तो हमको अपनी स्किल बिल्ड करनी है। स्किल बिल्ड करनी है मतलब कि हमको, चाहे हम जहाँ से भी सेट देख रहे हैं, कोई वीडियो है, कोई सॉल्यूशन है, बुक से है, कहीं से भी है, बट हमको खुद ट्राई करना है ना, हमें खुद करना है। हमने अगर डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लिया तो ट्रस्ट मी, हमने जितना भी टाइम उस सेट पे लगाया वो वेस्ट था। हम उससे 200 सेट हमारे हो जाएंगे पर फिर भी हमारे बेसिक्स नहीं बनेंगे। तो हम अगर वीडियो से भी सीख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करो, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा उसमें लगाओ, है ना। इतना करने के बाद जब हमारे 200 सेट हो जाएंगे फिर हम अपना लेवल अप करेंगे। इसी के बीच में आप अपना बेसिक मान लो कभी गेम खेलने हैं, थोड़ा बोरियत हो रही है तो चेस डाउनलोड करके रख सकते हो। चेस एक बहुत अच्छा गेम है। सुडोकू अपना आप, बहुत सारे अखबार हैं जैसे द हिंदू है, उसमें डेली न्यूज़पेपर में आपको सुडोकू का सेट मिल जाएगा। मैंने भी काफ़ी सॉल्व करे हैं उसमें,
डिफरेंट लेवल के आते हैं, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार, 1 से 5 स्टार आपके डिफरेंट सेट्स आते हैं, सुडोकू के पजल्स आते हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। उसके बाद कंसिस्टेंसी आपकी बहुत मैटर करेगी। कोई भी दिन आपका ऐसा ना जाए कि आप वर्स्ट केस सिनेरियो में भी 2 सेट भी सॉल्व ना कर रहे हो, है ना। अपना आधा घंटा, अपना 1 घंटा लगाओ, 2 सेट मिनिमम यार हमको डेली करने ही करने हैं। चाहे हम जॉब करते हों, चाहे हम कॉलेज में हों, चाहे हमारे पास टाइम ना हो, चाहे हमारे कोई इवेंट चल रहा हो कॉलेज में, है ना। अगर हम फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं तो ये नंबर 4 पे जाना चाहिए। ऐसे ही धीरे धीरे स्किल बिल्ड होगी, धीरे धीरे हमको पता चलेगा कि यार हमको डेटा को लिखना कैसे है। मैं कैसे लिखता हूँ मैं आपको एक बार फटाफट बता देता हूँ। मान लो ये हमारा सेट है, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हैं, यहाँ 0.1 0.2 0.3 मेजॉरिटी सेट आपको इस तरह से मिलेंगे। हमको क्या करना है, सबसे पहला रूल, हमें सेट बस एक बार पढ़ना है। हमें एक बार पढ़ना है। जो भी मान लो काम की इन्फॉर्मेशन आई उसको यहाँ पे लिख लिया एक पॉइंट बना के, फिर से कुछ काम का आया यहाँ लिख लिया, फिर से कुछ काम का आया यहाँ लिख लिया। हमने पूरा पढ़ लिया, हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए। अब हम इस वाले पार्ट को कभी भी नहीं पढ़ेंगे। क्लियर। सेकंड, क्वेश्चंस, फिर आगे हमको हिंट्स मिलेंगे। हिंट या तो डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है, ठीक है। डायरेक्ट हिंट है तो मान लो हम अगर कोई टेबल बना के सॉल्व कर रहे हैं उस क्वेश्चन को, तो उसमें डायरेक्टली लिख लिया, ठीक है। कुछ इनडायरेक्ट हिंट है तो उसको फिर से यहाँ पे हमने नोट कर लिया, 1 पॉइंट पढ़ा, 2 पॉइंट पढ़ा। मान लो तीसरा पॉइंट ऐसा है जिसका हमको अभी कुछ यूज समझ नहीं आ रहा, उससे हमको समझ ही नहीं आ रहा, तो हमको 3 पे गोला बना लेना है, ठीक है। पर हमारे तो स्क्रीन पे है सेट, है ना, हम स्क्रीन पे देख रहे हैं सेट को। तो हमें क्या करना है, हम जहाँ पे जो पॉइंट लिख रहे हैं हमको यहाँ पे 3 गोला बना लेना है कि हमने 3 पॉइंट को भी छोड़ रखा है, उस पर हम वापस आएंगे। क्योंकि LRDI में एक एक पॉइंट की, एक एक वर्ड की बहुत वैल्यू है, तो जो जो दिया है मेजॉरिटी केसेस में वो सब कुछ यूज़ हो रहा होगा, है ना। तो अपना सेट को एक ही बार पढ़ना है और साइड में नोट करते जाना है, साइड में नोट करते जाओ। एक ही बार पढ़ेंगे, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये टिप है कि हमको केस बनाने से नहीं डरना। हमें केस बनाने से नहीं डरना है। इसका मतलब क्या है भैया, मतलब इतना सा है कि मान लो हम सर्कुलर अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं भी हमको सेट चल रहा है, हमें केस बनाने हैं, ठीक। केस तो हमें बनाने हैं, पर हम कई बार डर जाते हैं कि यार मान लो बोला है ई के लेफ्ट में ए आएगा, है ना। अब ई के लेफ्ट में इमीडिएटली लेफ्ट नहीं बोला, ई ऐसी जगह है उसके साइड में 2 जगह हैं, तो यार हमको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, हमें फटाफट 2 केस बना लेने चाहिए, जहाँ पे हम ई के एक बार इधर ए लेके एक बार इधर ए लेके 2 केस बना लें। हमारा वो वाला पॉइंट भी कट जाएगा, हमारी मेहनत बच जाएगी। ट्रस्ट में जितनी जल्दी हम ये 2 केस बनाएंगे उतनी ही जल्दी कोई एक केस कैंसिल हो जाएगा। आगे ही लिखा होगा अगले पॉइंट में कि ए कैन नॉट बी, ए लिखा होगा ए मस्ट बी एट द एंड ऑफ द रो, है ना। तो हम समझ जाएंगे यार ये वाला केस नहीं है। तो केस बनाने से मत डरो, केस तुरंत बनाओ, है ना। मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया। इन चीज़ों को आप ट्राई करना, है ना। बहुत सोच समझ के एक एक बात को मैं रख रहा हूँ, एक एक पॉइंट को मैं रख रहा हूँ, और कहीं ना कहीं ये तुमको हेल्प तो ज़रूर करेगा। इसको धीरे धीरे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। कल जो सेट ट्राई करोगे, आज जो करोगे, उसमें इसी तरह से इसको नोट करो। अगर आपके पास खुद का कोई तरीका है तो उसी को फॉलो करो। स्टिक टू अ पैटर्न, स्टिक टू अ मेथड, है ना। जो मैं करता था, अगर आप मान लो न्यू हो, आप स्टार्ट कर रहे हो, तो उनके लिए मैंने बता दिया कि आप इस तरह से कर सकते हो। लर्निंग्स क्या है ये मैंने आपको क्वांट्स के सेक्शन में ही बताई थी, जो क्वांट्स की वीडियो हमने करी थी। सबसे पहले लर्निंग की यार तीनों सेक्शन को बहुत सीरियसली लो, है ना। हर सेक्शन की कट ऑफ निकालना बहुत ज़रूरी है। आप ओवरऑल 99 परसेंटाइल भी ले आओगे, पर एक सेक्शन में आपकी 40 परसेंटाइल रह गई, 50 रह गई, 60 रह गई, तो उससे मज़ा नहीं आएगा। आधे कॉलेजेस हमारे पहले ही, आधे भी क्या 80% 90% कॉलेज हमारे पहले ही बाहर हो जाएंगे। तीनों सेक्शन को बैलेंस करना है, तीनों सेक्शन में एक पॉजिटिव अप्रोच रखनी है।
LRDI भी के LRDI ज़्यादा करो, क्वांट्स भी के क्वांट ज़्यादा करो, पर सबको इतना करो कि बेसिक सब में 90 परसेंटाइल लाने का हम टारगेट रख सकें, है ना। सेकंड और बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि DALR कभी कभी लो स्कोरिंग हो सकता है ना। जैसे हमने लास्ट ईयर देखा, लास्ट ईयर क्या था कि यार बहुत कम नंबर पे भी कट ऑफ क्लियर हो रही थी। मान लो 75 परसेंटाइल हमारी कट ऑफ है, जो जनरली मोस्ट ऑफ द कॉलेज में रहती है, तो हमें टारगेट इसका करना चाहिए, पर जनरली इतनी रहती है। तो कितने नंबर, मुश्किल से 8 से 9 नंबर पे हमारी ये कट ऑफ क्लियर हो रही थी, ठीक है। तो अब ये एक अच्छी बात नहीं है देखा जाए तो। क्यों अच्छी बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आपको ये कहता है कि जो टेंडेंसी है टू स्कोर द मैक्सिमम, टू स्कोर द एवरेज, मतलब जो एवरेज मार्क्स है वो एक ये कर्व वाला पैटर्न फॉलो करता है ना। एक बेल शेप्ड, इसको बेल शेप्ड कर्व कहते हैं, बेल शेप्ड कर्व। तो इसमें एक्चुअली में देखो क्या है कि जब मान लो 2024 का पेपर था, ये 2025 का पेपर है, तो 2024 के पेपर में क्या हुआ कि मार्क्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मान लो कोई बच्चा कम पढ़ के आया है, ठीक है, तो यार मान लो ये मतलब हर थोड़े थोड़े मार्क्स पे परसेंटाइल का इंक्रीज दिख रहा था कि मान लो तुमने 2 नंबर बढ़ाए, 2 नंबर बढ़ाए, 2 नंबर बढ़ाए, तुम यहाँ पे पहुंचे 16 नंबर पे, ठीक है, तुम 80 परसेंटाइल पे हो, 85 परसेंटाइल पे हो, है ना। तुमने 2 नंबर बढ़ाए, 2 नंबर बढ़ाए, 2 नंबर बढ़ाए, तुम 90 परसेंटाइल पे हो। तो हमको फर्क दिख रहा था कि मतलब हर नंबर की वैल्यू हो रही है, और जो ज़्यादा पढ़ के आया है, जो ज़्यादा मेहनत करके आया है, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें दिख रहा था। 2025 में वो क्या हुआ कि यार हमने 2 नंबर तो बढ़ाए, मान लो हम यहाँ पे 10 नंबर पे हैं, है ना, हम तो यार यहाँ पे 13 पर ही गए, और परसेंटाइल का इंक्रीज यहाँ पे 5 परसेंटाइल का आ गया। तो 2025 में क्या हुआ कि जो पीक थी वो बहुत ज़्यादा पॉइंटेड थी। पॉइंटेड पीक से क्या है कि बहुत, मान लो आधा नंबर बढ़ा, पर हमारी 1 परसेंटाइल का फर्क दिख रहा है। तो मान लो कोई तुक्के से, अब मान लो 8 से 9 नंबर की पे ही हमारी 75-80 परसेंटाइल आ रही थी, तो कोई मान लो तुक्के से किसी के 1-2 क्वेश्चन ठीक हो गए, है ना, तो यार वो गेम में बहुत आगे चला गया। मतलब किसी के 2 क्वेश्चन ठीक हो गए, वो मान लो उसके 6 नंबर आ रहे थे, उसके 2 क्वेश्चन ठीक हो गए, वो 10 पे आ गया, कुछ कम ज़्यादा करके 10 पे भी आ गया, तो उसकी परसेंटाइल में प्लस 6-7 परसेंटाइल आ रही है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, पर पेपर हर तरह का हो सकता है। तो हमको अपने दिमाग में इन सब बातों को ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, परेशान नहीं होना। हमारी स्ट्रैटेजी सिंपल हो कि हम मैक्सिमम सेट्स टारगेट करें, है ना। जो मैंने बताया, एक एक बात को ध्यान रखना, अपना अच्छे नंबर ऑफ सेट्स हम कंप्लीट कर पाएँ, अपना हम अगस्त तक मेजॉरिटी ऑफ द सेट्स सब निपटा लें। हमको अगर PYQ करने हैं, PYQ से अच्छा सोर्स नहीं है LRDI को टेस्ट करने का, तो मैं कहूँगा शुरुआत PYQ से ना करें। LRDI में PYQ हमेशा लास्ट की तरफ देखे जाएंगे, हमेशा लास्ट में हमको करने चाहिए। लास्ट में इन द सेंस मतलब एटलीस्ट अगस्त के बाद, है ना, क्योंकि उनमें बहुत अच्छी लर्निंग्स हैं। और अगर हमारे वो कॉन्सेप्ट्स बेसिक बने हुए नहीं हैं और सीधा हम वो लर्निंग्स ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम जस्टिस नहीं कर पा रहे। तो इसलिए हमको PYQ पे थोड़ा रुक के आना चाहिए, है ना। अच्छा, ये वाली चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में भी बोली थी कि यार कैट हमारा ऐसा एग्ज़ाम है कि हमारी मेंटल हेल्थ चेक करता है ना, हमारी मेंटल हेल्थ चेक करेगा। तो हमें, अगर हम फुल टाइम कैट के लिए पढ़ रहे हैं, तो यार अपना एक कुर्सी पे बैठे मत रहो, दिन भर अपना पढ़ाई पे मत लगाओ, है ना। कोई भी स्पोर्ट पसंद है, एक स्पोर्ट पकड़ लो, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन्ग टेनिस, अपना स्विमिंग, जिम करना पसंद है, रनिंग करना पसंद है, कुछ भी नहीं पसंद तो पार्क में टहलना पसंद है, पार्क में जाओ, 3-4 चक्कर लगाओ, अपना वापस आ जाओ। अपने एक्सरसाइज करते रहो, थोड़ा सा फिट रहो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, परेशान नहीं होना। मॉक्स खराब हो, कुछ भी हो, क्या दिक्कत हो गई यार, मॉक ही तो है। आज अच्छा नहीं हुआ, कल अच्छा हो जाएगा, परसों अच्छा नहीं हुआ, फिर अच्छा हो जाएगा, कभी भी अच्छा नहीं हुआ, सीधा पेपर में अच्छा हो जाएगा। तो कभी भी परेशान मत हो इस चीज़ को लेके। एक अपना माइंडसेट बदलो कि यार हम कैसे इस चीज़ से थोड़ा डिटैच्ड हो, मार्क्स मॉक्स के स्कोर से, और कैसे हम अपना एक माइंडसेट, एक एप्टीट्यूड ऐसा डेवलप करें कि जिसके ऊपर हमारी फाउंडेशन टिकेगी। हम आगे जॉब में काम करेंगे,
क्या हमको इन सब चीज़ों की यूज़ नहीं पड़ेगी? डेफिनेटली पड़ेगी। हमें बार बार ये ग्राफ समझने पड़ेंगे, हमें बार बार ये ग्राफ प्लॉट करने पड़ेंगे। कोई फाइनेंस साइट चला गया तो दिन भर ये ग्राफ देखता रहेगा। तो इनमें बहुत पावर है ना, इस चीज़ का कोई डाउट नहीं। अब मैं आपके बस थोड़ा सा टाइम और लूँगा और अपना आपको बता देता हूँ कि क्योंकि सब लोग अलग अलग हैं, क्योंकि सबकी नीड्स अलग हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सबके लिए एक रोड मैप भी अलग है ना। तो अगर आपको अपनी प्रोफाइल रिव्यू करानी है, 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए, है ना, आपको मान लो कोई टॉपिक समझने में दिक्कत है, आपको मान लो कोई मॉक्स में कम स्कोर है, या फिर आपका किसी भी चीज़ को लेके आप पढ़ाई नहीं हो पा रही, कोई दिक्कत चल रही है, आपको गाइडेंस चाहिए, आपको अपना ऐसा चाहिए कि यार आप भैया हमें एक हफ्ते में बताते रहो कि हमको क्या क्या पढ़ना है, आपको एक स्टडी सेशन चाहिए, मेंटरशिप सेशन चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करें, है ना। अगर आपको प्री MBA कोर्स है, अगर आपको मान लो इसी साल एडमिशन ले रहे हो, MBA 2026 में आप एडमिशन ले रहे हो, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे दिव्य_कांत पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी बात ज़रूर सुनूंगा, है ना। कहीं भी आपको दिक्कत आएगी तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, है ना। ये हमारे टेलीग्राम के और व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। भैया क्या मिलेगा इनमें? देखो, हम डेली बेसिस पर DILR का एक सेट भेजते हैं, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। क्वांट्स के हम 2 से 3 क्वेश्चन आपको डेली भेजते हैं। RC भेजते हैं, आर्टिकल भेजते हैं हम 3 पढ़ने के, अलग अलग वेबसाइट से अलग अलग जॉनरास के अलग अलग टॉपिक्स पे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, है ना। न्यूज़पेपर भेजते हैं। और इसके अलावा एक हमारा डाउट्स ग्रुप है, अगर आपको कोई भी डाउट आए आप उसमें हम फ़ोटो लेके भेज सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक हमारी जनरल नॉलेज GK बूस्टर या फिर क्विक इन्फॉर्मेशन करके एक सीरीज़ चलती है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप से। डाउट हो तो आप यहाँ भी भेज सकते हैं। यही सब था। एक लास्ट जो मैंने आपको ऊपर लिखा था बिग, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक लास्ट ईयर मैंने कुछ एलजेब्रा के टॉपिक्स पढ़ाए थे, तो इस साल क्यों ना एलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स लेके आए जाए, कुछ यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनाई जाए, कुछ यूट्यूब पे बहुत सॉलिड तरह से, कि हमारी यार फाउंडेशन ही क्लियर हो जाए कि इस तरह से तो हमने क्वेश्चन को कभी देखा ही नहीं। इस तरह से मैं आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊँ और क्यों ना ऐसी एक प्लेलिस्ट बनाई जाए। तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो कि हाँ भैया एक प्लेलिस्ट या फिर एक एलजेब्रा हमको पढ़ाया जाए, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे सिखाई जाएँ जो हमने वैसे नहीं पढ़ी, है ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, है ना। फिर से बोलूँगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। धन्यवाद आपका ये टाइम हमें देने के लिए। बहुत अच्छा लगता है ये वीडियोस बनाने में, आपके कमेंट्स पढ़ने में। लास्ट वीडियो में भी बहुत सारे कमेंट आए, सबको रीड करके बहुत अच्छा लगा। अगर आपको एफर्ट्स जेन्युइनली पसंद आते हैं, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होती है, तो हमें कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दें, बहुत अच्छा लगेगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ, दिव्यकांत शर्मा।